हमारा अब था मुख्यमंत्री का कार्यकाल। मुख्यमंत्री का कार्यकाल, टर्म ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। इसका जो कार्यकाल है वह निश्चित नहीं है। ब्रिटिश प्रणाली का अनुसरण करते हुए मुख्यमंत्री के पद को विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। ये जो है विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। जैसे कि एक आर्टिकल है 64(1), इसमें कहा गया है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। और यह वाक्य जो है मुख्यमंत्री पर भी लागू होता है। मुख्यमंत्री को राज्यपाल तब तक नहीं हटा सकता जब तक उसे विधानसभा में समर्थन हासिल है। यदि मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत का समर्थन हासिल नहीं है और वो राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपने के लिए तैयार नहीं है तो राज्यपाल उसे पद से बर्खास्त कर सकता है। एक स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद से हटा सकता है, ठीक है, और वो है आर्टिकल 191 के अनुसार अगर न्यायालय के किसी निर्णय के कारण वह विधायक होने के लिए किसी निर्हरता से ग्रस्त हो गया है और इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, तो राज्यपाल उसे पद से हटा सकता है। तो अब मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है उतना ही होता है जितना विधानसभा का कार्यकाल होता है। और सामान्य रूप से विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन इस कार्यकाल को जो है संसद अनुच्छेद 172 का प्रयोग कर बढ़ा सकती है। 172 के उपबंधों के तहत विधानसभा की अवधि बढ़ा देती है तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी बढ़ सकता है। ये चीजें हैं। अब हम लोग देखते हैं
राज्य की मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द स्टेट (163) के 1 में कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 163 के पहले खंड में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता वो सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। और मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है, क्योंकि जो अनुच्छेद 164(1) है, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ये कहा गया है। अब इसी तरह जो है, अगर हम लोग अनुच्छेद 163 के पहले खंड को देखें तो इसमें कहा गया है कि राज्य की मंत्रिपरिषद की शक्तियां केंद्र की मंत्रिपरिषद से कम है, और इसका कारण यह है कि राष्ट्रपति को व्यक्त रूप में विवेकाधीन शक्ति नहीं दी गई है, जबकि राज्यपाल को दी गई है। क्योंकि इसका कारण क्या है, तो राष्ट्रपति को व्यक्त रूप में विवेकाधीन शक्तियां नहीं दी गई है, जबकि राज्यपाल को दी गई है। और इस अनुच्छेद में, यानी कि जो 163(1) है, इसमें कहा गया है कि जिन बातों में राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार काम करेगा, उन्हें छोड़कर शेष कृत्यों के लिए राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार काम करेगा, इसमें लिखा गया है। अब बात यह है कि किसी मामले में राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करना है या नहीं करना है,
यह तय करना भी राज्यपाल के विवेकाधीन ही रखा गया है। तब भी राज्यपाल निरंकुश नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने एक से अधिक बार स्पष्ट किया है कि विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग दुर्लभ स्थितियों में ही किया जाना चाहिए। ये सर्वोच्च न्यायालय ने ढेर सारे मामले में स्पष्ट किया है। अब जैसे एक अनुच्छेद और है 164(1), इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री होगा जो साथ ही अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण का या कोई अन्य कार्य भी देख सकेगा। और मूल संविधान में जो है ये व्यवस्था सिर्फ 3 राज्य के लिए था। और वो 3 राज्य था बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ये 3 राज्य था। लेकिन 94 संशोधन किए और ये 2006 का संशोधन था। इसके माध्यम से बिहार को हटा दिया गया और 2 नए राज्य, नवगठित राज्य जोड़ा गया। और ये नए राज्य है छत्तीसगढ़ और झारखंड था। ये था। अब मंत्रियों के दायित्व क्या क्या है? तो मंत्रियों के 2 प्रकार के दायित्व हैं। एक हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व, और दूसरा है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है। इन पे जो है विधिक उत्तरदायित्व नहीं डाला गया। ध्यान रखने वाली बातें ये है कि विधिक उत्तरदायित्व यानी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये नहीं डाला गया। इस पे 2 ही है। लेकिन ये जो विधिक उत्तरदायित्व है ये इंग्लैंड के मंत्रियों पर है। इंग्लैंड के मंत्रियों पर है, अपने यहाँ नहीं है। अब हम लोग देखते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व इसमें कुछ नहीं, हम लोग पहले बातें कर चुके हैं इसके बारे में। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी
इसमें क्या है कि जो अनुच्छेद 164 का दूसरा खंड है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अब सामूहिक उत्तरदायित्व का यहाँ पे अर्थ जो है वो कैबिनेट द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मंत्री परिषद का सामूहिक निर्णय माना जाएगा। हो सकता है कि मंत्री परिषद के कुछ सदस्य किसी निर्णय से सहमत ना हो, किंतु यह असहमति मंत्रिमंडल के बैठकों के भीतर ही व्यक्त करनी चाहिए, उससे बाहर वो नहीं कर सकते। यदि असहमति गहरी है तो मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, पर उसे यह हक नहीं है कि सार्वजनिक तौर पर सरकार की नीति की आलोचना करे, ये कहा गया है। और जो 164 के दूसरे खंड में मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति बताया गया है, तो मंत्री चाहे विधान परिषद का ही क्यों ना हो, वो सामूहिक रूप से, ठीक है, मंत्री चाहे विधान परिषद का ही क्यों ना हो, ये सामूहिक रूप से सामूहिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से वह विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायित्व होगा, विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। और इसका अर्थ क्या है कि यदि विधानसभा मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास व्यक्त कर देती है तो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होगा। ये था। दूसरा हमारा जो है वो है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। और आर्टिकल जो 164 का पहला खंड है, इसमें यह कहा गया है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, ये कहा गया। और इसका तात्पर्य क्या है कि मंत्री सामूहिक रूप से भले ही विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो, लेकिन वो मंत्री जो है व्यक्तिगत तौर पर कार्यपालिका के प्रमुख यानी राज्यपाल इसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने का वास्तविक अर्थ जो है वो मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करना है, क्योंकि राज्यपाल इस मामले में मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करने को बाध्य है। यदि मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के आचरण या कार्य के प्रति असंतोष हो जाए तो वह उससे इस्तीफा मांग सकता है, और यदि वह मंत्री इस्तीफा देने की में आनाकानी करता है तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देकर उसे पद से हटवा सकता है। इसके बाद जो हमारा तीसरा था जिसको हमने विधिक उत्तरदायित्व लिखा था, तो ये नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विधिक उत्तरदायित्व यहाँ नहीं है। जैसे कि केंद्र सरकार के मंत्रियों की तरह राज्यों के मंत्रियों को भी विधिक उत्तरदायित्व से मुक्त रखा गया है, और इसका अर्थ है कि मंत्रियों को राज्यपाल के पास भेजे गए अधिनियम या आदेशों पर हस्ताक्षर करने की बाध्यता नहीं है। ठीक है, मंत्री को अधिनियम या फिर जो नियमों है इस पे हस्ताक्षर करने की बाध्यता नहीं है।
न्यायालय इस बात पर विचार कर सकता है कि मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी तो क्या दी। जैसे कि जो एक अनुच्छेद था 163 का तीसरा खंड, इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि न्यायालय भी इस बात पर विचार नहीं कर सकता कि मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी या नहीं, और यदि दी तो क्या दी। यह है, यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग किया गया। अब देखते हैं मंत्री पद की अर्हता क्या है। जैसे कि अनुच्छेद 164 के चौथे खंड में कहा गया है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। और इस कथन से हम लोग अगर अर्हता निकालने की कोशिश करें तो 2 अर्हताएं निकाल दी जा सकती हैं। और पहला है कि मंत्री बनने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के दोनों में से किसी सदन का सदस्य हो। दूसरा है कि यदि कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य ना हो तो भी वह अधिकतम 6 महीनों के लिए मंत्री रह सकता है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कोई व्यक्ति 6 महीने की नियुक्ति बार बार करवाता रहे और अनुच्छेद 164 के चौथे खंड के तहत अपनी नियुक्ति को वैध करने की कोशिश करे, क्योंकि हमने पहले बात किया है जो एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य जो 2001 का मामला है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था कि किसी सरकार के पूरे कार्यकाल में कोई व्यक्ति विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हुए बिना अधिकतम 6 महीने के लिए ही मंत्री बन सकता है, उससे अधिक के लिए नहीं। ये कहा गया। अब हम लोग देखते हैं मंत्री से जुड़े अन्य पहलू को लेकर।
मंत्रिपरिषद से जुड़े अन्य पहलू, other aspects related with the Council of Ministers। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा। साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो मूल संविधान में आकार को लेकर कोई बात नहीं है, इसके लेकर प्रावधान नहीं है, लेकिन जो 91 संशोधन अधिनियम था दो 2003 का, इसके माध्यम से अनुच्छेद 163 एक का खंड जो है अंतः स्थापित किया गया, और जो अनुच्छेद 163 का एक का खंड है, इसमें व्यवस्था की गई कि मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, ऐसा प्रावधान किया गया था मंत्रिपरिषद के आकार को लेकर। अब जैसे एक जो है दल बदल विरोध से संबंधित प्रावधान, ये भी अन्य प्रावधान में शामिल है। प्रोविजंस रिलेटेड विथ एंटी डिफेक्शन, जैसा कि हमने देखा था कि जो 91 संविधान संशोधन था, संशोधन अधिनियम था 2003, इसके माध्यम से अनुच्छेद 164 एक खा भी अंतर स्थापित किया गया था, और जो अनुच्छेद 164 एक खा है, इसका जो उद्देश्य है, इसको लिख दिया जाए। उद्देश्य जो है वही दल बदल की प्रवृत्ति को रोक लगाना है, और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य जिसे 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के अयोग्य ठहराया गया है अपनी पदावधि यानी टर्म समाप्त होने
या पुनर्निर्वाचित होने, ठीक है, इनमें से जो भी पहले हो, इनमें से जो भी पहले हो तक मंत्री पद प्राप्त करने के लिए अयोग्य होगा, ये कहा गया। और जो 10वीं अनुसूची है, ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम ये 1985 का अधिनियम है, इसके द्वारा जो है अंतः स्थापित किया गया। और जैसा कि हमने इसमें बताया था कि यदि किसी दल के 1/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर किसी अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो इसे दल बदल नहीं विघटन माना जाएगा, और ये मूल संविधान में था। लेकिन 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इस उपबंध को हटा दिया गया, और अब जो है कम से कम 2/3 सदस्यों जो है किसी अन्य दल में विलय की कानूनी तौर पर मान्य है। यदि उससे कम दल छोड़ने का फैसला करता है, कम सदस्य जो है दल छोड़ने का फैसला करता है, तो वे सदन के सदस्य नहीं रहते हैं और उन्हें जनता से पुनः निर्वाचित होना पड़ता है। उनके मंत्री बनने या लाभ का कोई अन्य पद धारण करने पर भी कानूनी रोक है। इसके अलावा यदि कोई मनोनीत सदस्य अपने मनोनयन के 6 महीने की अवधि बीत जाने के बाद किसी दल की सदस्यता लेता है, या कोई निर्दलीय सदस्य किसी भी दल में शामिल होता है, या किसी दल का सदस्य पार्टी व्हिप के अनुसार सदन में मतदान या अन्य कार्य नहीं करता है और 15 दिनों के भीतर पार्टी उसे क्षमा नहीं कर देती, तो सदस्य भी 10वीं अनुसूची के तहत जो है मंत्रिपरिषद धारण करने के लिए निर्हित हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था इसमें की गई थी। अब हमारा जो है वो है राज्य का महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये जो है राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, यानी लॉ ऑफिसर। और अनुच्छेद जो है 165 में इसकी जो है नियुक्ति, कार्य, ठीक है, सेवा शर्त, इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और इसके अलावा जो अनुच्छेद 177 है और 194 का चौथा खंड है, इसके पद से संबंधित कुछ विशेषाधिकार हैं। लिखा हम देखते हैं इसकी नियुक्ति व योग्यताएं। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस। और इसके लिए हम लोग जो है एक अनुच्छेद लेते हैं और वो है 165 का प्रथम खंड। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। और इससे स्पष्ट होता है कि महाधिवक्ता के लिए योग्यता
उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए है। और वो योग्यता क्या क्या है, अगर इससे हम लोग निकालने की कोशिश करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए पहली, और दूसरी चीज है कि उसे कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण करने का अनुभव हो। ठीक है, और इसमें जो न्यायिक पद धारण है, इसमें जो है वकालत का अनुभव भी शामिल है। इसके अथवा ये दोनों में से कोई एक ही चाहिए, अथवा किसी या किन्हीं उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव हो। इन दोनों में से कोई एक। दोनों है तो भी चलेगा, कोई एक है तो भी चलेगा, ये चीजें हैं। इसकी अब जो है पदावधि क्या क्या है। वो परिलब्धियां, टर्म एंड एम्यूल्यूमेंट्स। इसके लिए हम लोग जो है अनुच्छेद 165(3) का लेते हैं। इसी में उल्लेख किया गया है और इसमें लिखा गया है कि राज्यपाल यानी कि महाधिवक्ता जो है, यानी राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल उसके लिए निर्धारित करे। और इसमें लिखा हुआ है कि इसका कार्यकाल जो है निश्चित न होकर जो है राज्यपाल के प्रसाद पर निर्भर करता है, और इस मामले में उसकी स्थिति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से अलग है, क्योंकि वहां पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो पदावधि है वो निश्चित होती है, किसी के प्रसाद पर्यंत नहीं होता। लेकिन यहाँ पर राज्य के महाधिवक्ता का जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। महाधिवक्ता की पदावधि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होने का व्यवहारिक अर्थ जो है वह मंत्री परिषद के प्रसाद पर्यंत होने से, क्योंकि उसकी पदावधि के संबंध में निर्णय करना जो है राज्यपाल का विवेकाधिकार नहीं है, वह मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही निर्णय करने को बाध्य है। और भारत में संविधान लागू होने के बाद से लगातार यही परंपरा रही है कि जिस मंत्रिमंडल की सलाह पर महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है उसके पद त्यागने अथवा नए मंत्रिमंडल के गठन होने के साथ ही महाधिवक्ता अपने पद से इस्तीफा दे देता है। और इसके अतिरिक्त यदि महाधिवक्ता स्वयं पद छोड़ना चाहे तो कभी भी यह राज्यपाल को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकता है। इसकी कार्य और दायित्व क्या है? फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए हम लोग जो है अनुच्छेद 165 के दूसरे खंड को लेते हैं। इसमें जो है महाधिवक्ता के कार्यों का संक्षिप्त चर्चा है।
और इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार को विधि से संबंधित विषयों पर सलाह देगा। दूसरा, विधिक प्रकृति यानी लीगल नेचर के ऐसे अन्य कार्य करेगा जो राज्यपाल उसे समय समय पर सौंपें या निर्दिष्ट करें। इसके अलावा जो है यह उन कार्यों को भी करेगा जो संविधान या किसी अन्य विधि के तहत उसे सौंपे गए हैं। और साधारण नियम यह है कि राज्य सरकार के विरुद्ध लाए गए मामलों में महाधिवक्ता सरकार की तरफ से न्यायालय में उपस्थित होता है। राज्य सरकार ने जिस मामले में उसकी सलाह ली है उसमें वह सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं लड़ सकता है। राज्य सरकार की अनुमति के बिना वह किसी भी आपराधिक मामले के अभियुक्तों की प्रतिरक्षा नहीं कर सकता है और न ही किसी कंपनी के निदेशक के पद पर अपनी नियुक्ति स्वीकार कर सकता है। ये चीजें मतलब दी गई है इसको लेकर। अब हम लोग जो है इसकी शक्तियां देखते हैं, इसकी शक्तियां क्या क्या, और यहीं पे हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया ये। और इसके लिए हम लोग जो है एक अनुच्छेद 177 लेते हैं। इसमें जो है इसकी शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि महाधिवक्ता को विधानमंडल के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा विधानमंडल की किसी समिति जिसका वह सदस्य है की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार होगा, दिया गया है। मत देने का अधिकार नहीं है। इसको जो है विधानमंडल के सदनों में मत देने का अधिकार नहीं है। और जो आर्टिकल 194(4) है इसमें कहा गया है कि उसे अपने कार्यकाल के दौरान विधानमंडल सदस्यों को प्राप्त होने वाले सभी विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां यानी इम्यूनिटीज भी प्राप्त होते हैं। और यहीं पर हमारा चैप्टर जो है ये समाप्त हो गया है। अब हम लोग जो है आगे विधायिका देखेंगे।